नमस्कार। फिजिक्स लर्नर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की लेक्चर सीरीज में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथनों की चर्चाएं की थी और उन स्टेटमेंट में से हमने दो स्टेटमेंट को डिटेल में समझ लिया था। आज हम रिमेनिंग जो हमारे स्टेटमेंट है उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज स्टेटमेंट हम समझेंगे उनमें सबसे पहला है कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स। कूलाम बल क्या है? एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक जनरल बात करता हूं कि कोई भी बल सेंट्रल फोर्स कब कहलाएगा, केंद्रीय बल कब कहलाएगा। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर बल जो है वो फंक्शन ऑफ आर हो, ठीक है ना, वो बल क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। अभी थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा और डायग्राम से एक्सप्लेन। जैसे मान लीजिए हम इस कूलाम बल की बात करें तो ये मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है, ये कोई दूसरा पॉइंट है और यहाँ पर मान लीजिए Q1 है, यहाँ पर Q2 है। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? कूलाम बल लग रहा है। जो कूलाम बल है या कोई भी मान लीजिए सेंट्रल फोर्स है, ये सिचुएशन मान लीजिए कोई दो पॉइंट ही है, इनके बीच में जो बल लग रहा है वो बल इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो दूरी है उस पर अगर डिपेंड करता है तो वो हर एक बल जो होगा वो केंद्रीय बल कहलाएगा। आपको पता है कूलाम बल में आप क्या लिखते हो? कूलाम बल जो था 1 अपॉन क्या था? आर स्क्वायर था। तो आर पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आर क्या है? दोनों को जोड़ने वाली दूरी या रेखा। तो ये कूलाम बल क्या हो गया? ऑटोमेटिकली सेंट्रल फोर्स। सिंपल सा मतलब है, आप कोई भी बल पकड़ लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा बल है जो केवल ऐसे आर पर डिपेंड करता है, कोई ऐसा बल है जो आर की पावर 5/2 पर डिपेंड करता है, कोई मान लीजिए ऐसा बल है जो 1/r की पावर 3/2 पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है आर पर डिपेंड करता हो। और आर का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा कि जिन दो बिंदुओं के बीच में आप बल कैलकुलेट कर रहे हो उनके बीच की दूरी। तो ऐसा कोई सा भी बल हो जो इस प्रकार की सिचुएशन को फॉलो करता हो, यानी फंक्शन ऑफ आर हो, तो वो बल आपका क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि वह बल जो दो बिंदुओं के बीच या दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा या दूरी पर निर्भर करता है वह हमेशा क्या कहलाता है? केंद्रीय बल कहलाता है। ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए भी केंद्रीय बल का मतलब क्या है। तो कूलाम बल आपने देख लिया, 1/r² है। 1/r² का मतलब क्या हो गया? वो भी आर पर ही डिपेंड तो कर रहा है, भले वो आर की पावर 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है तो आर। तो कूलाम बल भी क्या हो गया? आपका केंद्रीय बल। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात। बस ये लाइन ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। कूलाम बल संरक्षी प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको पहले आप पढ़िएगा और फिर मैं उस स्टेटमेंट को डायग्राम बना के आपको बताऊंगा कि उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। उस वजह से आपको ये जो संरक्षी प्रकृति है कूलाम बल की वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले आप एक स्टेटमेंट को नोट कीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है। उस स्टेटमेंट को जब आप समझ जाओगे तब आपको कूलाम बल की संरक्षी प्रकृति आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या लिखा है देखो, कि कूलाम बल के प्रभाव में किसी बंद पथ के अनुदिश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अब ये जो इस प्रकार का टिपिकल सा मैंने स्टेटमेंट लिखा है, तो अब मैं डायग्राम बना के जब आपको बताऊंगा तब आपको चीज एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कूलाम बल के प्रभाव में किसी बंद पथ के अनुदिश, बंद पथ का मतलब क्या हो गया? आप देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है आपका, ठीक है ना, ये कोई मैंने पॉइंट ए लिया। पॉइंट ए बंद पथ का मतलब हो गया कि ए से शुरू हुए और वापस ए पर ही आ गए। तो ये जो इस प्रकार का आपका पथ कहलाता है वो क्या कहलाता है? बंद पथ कहलाता है। इस पॉइंट को बी कह दिया, हालांकि वो ए और बी दोनों सेम ही है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ए से शुरू होकर के हम बी पर आए और वो बी इस प्रकार का है कि वो ए पर ही स्थित है। तो ये इस प्रकार का जो मैंने पथ बनाया वो क्या हो गया? बंद पथ। पहली चीज तो आपको समझ में आ गई बंद पथ क्या है। फिर हमने अगला क्या कहा है कि बंद पथ के अनुदिश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो मान लीजिए यहां पर कोई सपोज कीजिए कोई आवेश Q है, इसको आपको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी ए से लेकर के बी तक लाना है पूरे बंद पथ के अनुदिश।
तो उस स्थिति में अगर आपको कोई कार्य करोगे तो वो कार्य शून्य होगा, ये कहलाती है संरक्षित प्रकृति। अब कार्य, पहले हम ये देखते हैं कार्य हमें करना क्यों पड़ रहा है। आपको मैं एक चीज पहले यहाँ स्पष्ट और बताता हूं कि कार्य को हम लिखते कैसे हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है जिसको आप फोर्स लगा करके इसको अल्प विस्थापित कर रहे हो। ये आपने लगाया फोर्स, तो ये क्या हो गई, अल्प विस्थापित हो गई। कितनी दूरी से, dr या dl, कुछ भी कह दीजिए आप। dr दूरी से, पहले किसी पोजीशन पर थी, मैंने जैसे ही फोर्स लगाया तो ये dr दूरी से विस्थापित हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण कुछ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण आप क्या कर रहे हो, उस फोर्स के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हो, तब वो विस्थापित होगी। समझ रहे हो इस चीज को? तो वो जो कार्य था, उस कार्य को हम लिखते कैसे थे, उस कार्य को हम लिखते थे कि जो आपने बल लगाया और डॉट dr। ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन थी वर्क की, या आपने क्लास 11 में वर्क एनर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा। और वहां पर, यहाँ पर आप माइनस भी लगाते थे। माइनस क्यों लगाते थे? क्योंकि आपको विरुद्ध में कार्य करना पड़ रहा है, वस्तु वहीं रहना चाह रही है लेकिन आप उसको आगे ले जाना चाह रहे हो, तो इसलिए माइनस का सिंबल। कार्य को हम कैसे लिखते हैं, एफ डॉट डी। तो ठीक वही चीज या वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर काम में लेने वाले हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, इस क्यू आवेश को मान लो मैं पहले किसी डीएल दूरी तक ले जाता हूं, तो ये जिस क्षेत्र में स्थित है उस क्षेत्र के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आवेश को आप ऐसे नहीं ले जा सकते, आवेश है उसको अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, मुझे बताओ। जो बल लग रहा है, बल कौन सा लग रहा है, कूलाम बल डॉट डीएल, या इसको आप एफ डॉट डी आर कुछ भी लिख सकते हो, चाहो जो आपकी इच्छा हो जो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएल या डीआर का मतलब क्या है, एक अल्प दूरी है इस पॉइंट से यहां तक की। अब मान लीजिए आपको आवेश को पूरा यहां से लेकर के यहां तक आना है, तो उसके जाने के लिए मैं तरीका क्या अपनाऊंगा, मैं इस प्रकार से डीएल फिर डीएल फिर डीएल, इस प्रकार से डीएल डीएल डिस्टेंस क्या करता रहूंगा, इसको डिस्प्लेस करता रहूंगा और फाइनली मैं यहां तक पहुंच। तो मुझे हर डीएल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। पहली बार में एफ डॉट डीएल, दूसरी बार में भी एफ डॉट डीएल, तीसरी बार में भी एफ डॉट डीएल। तो अगर मुझे मान लीजिए ए से बी तक पहुंचने में टोटल वर्क निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, मैं इन सबको जोड़ दूंगा। और चूंकि सबको जोड़ रहा हूं, और आपको पता है देखो जोड़ने के भी दो तरीके होते हैं, आपने इस तरह के सिंबल देखे होंगे, एक तो देखा होगा इस तरह से समेशन, और एक देखा होगा इंटीग्रेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समेशन वाला सिंबल हम कम काम में लेते हैं कि जब आप किन्हीं वस्तुओं को या किसी भी संख्या को जोड़ रहे हो और उनमें पर्याप्त अंतराल है, जैसे 1 2 3 4, इन सबको जोड़ना है, तो आप 1+2, तो वहां पर तो आप क्या लिखते हो, समेशन काम में लेते हो। जहां पर डिस्क्रीटनेस है, विविधता है, और जहां पर बस चीजें बहुत पास पास है, जैसे मान लीजिए 1 1.01 1.02 1.03, इस प्रकार चीजें बहुत पास पास है, एक तरह से कंटिन्यूस है, तो वहां पर हम जब समेशन करते हैं तो हम कौन सा चिन्ह काम में लेते हैं, समाकलन का चिन्ह काम में लेते हैं। दोनों ही किसको दर्शा रहे हैं, जोड़ने की प्रकृति को दर्शा रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये कब, जब विविधता हो, डिस्क्रीटनेस हो, पर्याप्त अंतराल हो, और ये कब, जब सततता हो। तो यहाँ पर ये जो डी आर डी एल है बहुत अल्प दूरी है, तो अल्प दूरी है तो यहाँ पर हम सिंबल कौन सा काम में लेंगे, इंटीग्रेशन वाला। अब आप क्या करोगे, यहां से यहां लाने के लिए एफ डॉट डीएल, यहां से यहां लाने के लिए एफ डॉट डीएल, तो पूरा ए से बी तक लाने के लिए आप क्या कर दोगे, तो टोटल वर्क होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, देखिए आप, मान लीजिए यहां हूं कि ए से बी तक ले जाने में, आप लिखिए आवेश Q को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो आप कैसे लिखोगे, उसको आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, और इस इंटीग्रेशन के यहाँ पर मैं इस प्रकार का एक साइन बना रहा हूँ, उसका कोई सिंपल सा मीनिंग है कि यहाँ पर आपका जो पथ है वो कैसा है, बंद पथ है, तो इसलिए इसको आप इस प्रकार से इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ बना दिया। बाकी सेम वही चीज जो आप इंटीग्रेशन आप जानते हो, समाकलन जिसको आप जानते हो, ये वही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल। तो ये हमने क्या निकाल लिया, कार्य। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए वापिस, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, किसी बंद पथ के अनुदिश, तो बंद पथ हमने समझ लिया। फिर आगे लिखा है अनुदिश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो ये हमने देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी वापिस बी पर ही, बी का मतलब ए पर ही लाने में किया गया कार्य, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल। और वो किसके बराबर होता है, वो शून्य के बराबर होता है। तो अगर ऐसी नेचर है, किसी भी बल की ऐसी नेचर है कि उस बल के कारण अगर आप किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, वो भी किसके अनुदिश, बंद पथ के अनुदिश,
और उस स्थिति में अगर किया गया कार्य शून्य आ रहा है तो वो बल कैसा कहलाएगा? आपका संरक्षी प्रकृति का कहलाएगा। अब यहां पर तो हमने कूलाम बल की बात की, कोई सा भी आप ऐसा बल ले लीजिए जिस वजह से अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपको दिखाई देती है, ये अगर 0 आ जाए, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये तो मैंने कार्य का मान लिख दिया। अब इस कार्य का मान को मैं आगे यहां लिखता हूं, देखो, इफ यानी यदि क्लोज इंटीग्रेशन एफ डॉट एल इज इक्वल टू 0, ये अगर 0 है तो उस स्थिति को मैं क्या कहूंगा? उस स्थिति में जो आपका एफ है वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा संरक्षी प्रकृति। कैसा हो जाएगा? संरक्षी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, देन एफ इज कंजर्वेटिव, ठीक है ना? एफ आपका क्या हो जाएगा? संरक्षी प्रकृति का हो जाएगा। ये चीज आपको पता रखनी है। ये चीज पता चल गई आपको? अब इसका एक स्टेटमेंट और भी आप ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो एक बार आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ देखिए, अब देखिए, ये तो आपने इस प्रकार से बंद पथ लिया और आपने ये बता दिया। अब मान लीजिए यहां पर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि ये जो किया गया कार्य है या जो बल लग रहा है उसको मैं संरक्षी प्रकृति को और कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसके लिए आप एक चीज थोड़ा ध्यान से याद देखिएगा। यहां पर पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उस स्टेटमेंट को मैं डायग्राम से बताऊंगा, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। क्या लिखा है कि ये जो पूरी सिचुएशन है जब बल संरक्षी प्रकृति का है तो उस स्थिति में किया गया कार्य पथ निरपेक्ष या पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये वर्ड भी काफी बार काम में आएगा, पथ निरपेक्ष या पाथ इंडिपेंडेंट। जो आपने कार्य लिखा है ना ए से बी तक जाने का, वो कैसा है? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए, एक तो मैंने डायग्राम ये बनाया इस तरह से। अब मान लीजिए मेरे पास एक कोई सिचुएशन ऐसी है, ये मेरा पॉइंट ए है, यहां से मैं शुरू हो रहा हूं इस तरह से। देखो मैंने एक कोई पथ बनाया, ये घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया। ये ए था और वापस यहां पर क्या हो गया? बी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? बंद पथ है। फिर मैंने तीसरी सिचुएशन क्या बनाई? एक मेरा पॉइंट ए है, इसको मैं ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे आया और ऐसे आकर के ऐसे आ गया। ये मेरा ए और ये मेरा बी। ये भी क्या? एक बंद पथ ही है। ये भी क्या? एक बंद पथ ही है। तो ये कह रहा है कि जब संरक्षी प्रकृति का होता है तो चूंकि आपका ये डिपेंड किस पर कर रहा है? केवल ए और बी, यानी अंतिम बिंदुओं पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है? और अंतिम बिंदुओं में क्या है? दोनों ही सिचुएशन में क्या है? मतलब चाहे ये डायग्राम लीजिए, चाहे ये डायग्राम लीजिए, चाहे ये डायग्राम लीजिए, सभी में क्या हो रहा है? फाइनल बिंदु तो आपका सेम ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है आप कोई सा भी पथ का चयन कीजिए, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी आप क्या कर रहे हो? डीएल 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 डिस्टेंस सब विस्थापित करोगे और सबको जोड़ के क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि अगर कोई बल संरक्षी प्रकृति का है, कोई भी बल संरक्षी प्रकृति का है, नोट कीजिएगा, कोई भी बल संरक्षी प्रकृति का है, तो उस बल के प्रभाव स्वरूप आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो, तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी आप किसी वस्तु को ए से बी तक ले जा रहे हो तो आप उसको कैसे ही ले जाइए, ठीक है ना, बस ले जाना का है ए से बी, और बी भी क्या है? ए पर ही है। कोई बंद पथ बनाना है तो उस स्थिति में आपको कार्य का मान पथ निरपेक्ष रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस स्थिति में हो चाहे इस स्थिति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? पथ निरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये हमने पूरा डिटेल में किसको समझ लिया कि संरक्षी प्रकृति का मतलब, और ये भी समझ लिया कि कूलाम बल कैसा है? संरक्षी प्रकृति का। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, जो कथन था, उसको भी हमने समझ लिया। अब दो स्टेटमेंट और बचे, उनको भी हम देख लेते हैं। अगला मैंने लिखा है, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एक टॉपिक पढ़ना होगा आगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसकी नींव एक तरह से ये स्टेटमेंट तैयार कर रहा है। क्या मतलब है? यहां पर देखिए आप, मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3, इसी प्रकार से एक आवेश है Q4। ये सारे के सारे मैंने कह दिया क्या है? सोर्स चार्जेज है। क्या है? सोर्स चार्जेज, स्रोत आवेश, जो क्या कर रहे हैं? क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। और एक मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल Q है, जिसको मैंने कह दिया परीक्षण आवेश। तो आपको पता है इस आवेश पर इसके कारण भी बल लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा, या जितने भी आवेश हो, स्रोत आवेश, उन सभी के कारण इस पर बल लगेगा। तो एक स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि समझिए इसको ध्यान से, इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है, जिसको हम कूलाम बल कहते हैं, उस बल का जो मान होता है वो अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है। यानी
मान लीजिए इसके कारण मैं इस पर जो बल लिखता हूं वो बल मैं कैसे लिखूंगा, F इजिकल टू के Q1 Q, और इसके बीच की डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने एक बार R1 कह दिया, तो ये हो गया R1 स्क्वायर। तो ये जो मान है वो इसके एक उपस्थिति, इसकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति से अप्रभावित रहेगा, क्योंकि देखो Q2 के कारण भी इस पर बल लग रहा है, Q3 के कारण भी लग रहा है, Q4 के कारण भी लग रहा है, लेकिन उस बल का इस बल के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्टेब्लिश फैक्ट है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, स्टेब्लिश फैक्ट ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट कर करके देखा गया है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। देखो, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान, दो आवेशों के मध्य कूलाम बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति, ये रे अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान पर इनकी उपस्थिति। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, ये चीज आगे वापस बता देता हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत काम आने वाली है। ये भी आपको समझ में आ गया बिल्कुल। लास्ट प्रॉपर्टी में मैंने एक पॉइंट लिखा है, वो आप देख लीजिए। कूलाम के नियम के लिए जो आवेश हैं आपके, वो कैसे होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कैसे आवेशों को डिस्कस करते हैं, जो स्थिर होते हैं, स्टेशनरी और पॉइंट चार्जेस को। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आवेश गतिशील है तो उनके मध्य केवल कूलाम नियम से प्राप्त नहीं होता, मध्य जो बल लगता है उसको आप केवल कूलाम बल से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आगे हम कुछ चीजों को और पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आवेश गतिशील होता है तो उस स्थिति में विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्यकारी होता है। इस वजह से आप गतिशील आवेशों की अगर स्थिति है तो आप केवल कूलाम बल से मान ज्ञात नहीं कर सकते। यही मैंने लिखा है, कूलाम नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे आवेशों के मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्यकारी होते हैं। बेसिक स्टेट। इस लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम बल के कुछ महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट हैं, जिनमें कूलाम बल एक केंद्रीय बल है, कूलाम बल की संरक्षी प्रकृति होती है, ठीक है, उसके अलावा जो दो आवेशों के मध्य कूलाम बल लग रहा है उसका मान अन्य आवेशों की उपस्थिति से अप्रभावित रहता है, और लास्ट में कूलाम के नियम के लिए आवेश स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। इन पॉइंट सभी की चर्चा कर ली और अच्छे से समझ लिया। अब इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत। थैंक यू।